NIOS 10th सोशल साइंस बुक 2 चैप्टर 16 शीर्षक मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के अंतर्गत हमें किन तथ्यों की जानकारी मिलेगी। 1. मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों के अर्थ की व्याख्या तथा हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी आवश्यकता तथा महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन। 2. भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के महत्व का मूल्यांकन तथा उसके अपवादों एवं सीमाओं का विश्लेषण। 3. हाल ही में जोड़े गए शिक्षा का अधिकार के निहितार्थ। 4. मौलिक अधिकारों तथा मानव अधिकारों के बीच तुलना। 5. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक तरीकों द्वारा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया। 6. मौलिक कर्तव्यों के महत्व तथा भारत के एक अच्छे तथा विधिपरायण नागरिक के रूप में उनका पालन करने की आवश्यकता। प्रश्न 1. हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार है? उत्तर: हमारे मौलिक अधिकार निम्न है। 1. समानता का अधिकार। 2. स्वतंत्रता का अधिकार। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 2. रिट किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति सरकार के उस किसी भी कार्य को चुनौती दे सकता है जो उसके मौलिक अधिकारों के रास्ते में आता है। नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए न्यायालयों से अपील विभिन्न ढंग से की जा सकती है। न्यायालयों द्वारा सरकार को दिए जाने वाले आदेशों को कानूनी तौर पर रिट अथवा याचिका कहा जाता है। प्रश्न 3. हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? उत्तर: हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। प्रश्न 4. मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष में जोड़े गए? उत्तर: मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 में जोड़े गए। प्रश्न 5. यह कहना क्यों उचित है कि संविधान में पर्यावरण के महत्व को पहचाना गया है? उत्तर: वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों के संरक्षण को नागरिकता का मौलिक कर्तव्य मानना ही संविधान में पर्यावरण के महत्व की प्रासंगिकता है। प्रश्न 5. छुआछूत का खात्मा किस अधिकार के अंतर्गत आता है? उत्तर: छुआछूत का खात्मा समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न 6. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर टिप्पणी करें। उत्तर: अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाधा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 7. स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं को बताएं। उत्तर: स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रताएं: बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से हथियारों के बिना एकत्र होने का अधिकार है। प्रश्न 8. बेगार को कौन सा मौलिक अधिकार रोकता है? उत्तर: शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न 9. हमारे मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक किसे कहा गया है? उत्तर: हमारे मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहा गया है। प्रश्न 10. स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करें। उत्तर: स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत संविधान नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है। यह स्वतंत्रताएं हैं: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने का अधिकार, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने, संपत्ति अर्जित करने व उसे बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रश्न 11. हमारे मौलिक अधिकारों को किन हालात में स्थगित किया जा सकता है? उत्तर: देश में जब आपातकाल की घोषणा होती है, तब हमारे मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। प्रश्न 12. समादेश याचिका क्या होती है? उत्तर: किसी नागरिक के अधिकार को वापस दिलाने के लिए न्यायालय का आदेश समादेश याचिका है। प्रश्न 13. समानता के अधिकार पर टिप्पणी करें। उत्तर: समानता का एक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समान व्यवहार करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध करवाना है।
समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा देश के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, रंग, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे ही समता का अधिकार कहते हैं। प्रश्न 14। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? उत्तर, भारत विभिन्न धर्मों का देश है। सारे धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। कोई निर्णय धर्म के आधार पर नहीं लिया जाएगा। धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाएगा, परंतु धार्मिक समुदाय अपने धर्म के शांतिपूर्ण प्रचार और प्रसार करने के लिए परोपकारी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। प्रश्न 15। हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है? उत्तर, प्रत्येक भारतीय नागरिक के निम्नलिखित कर्तव्य है। 1. संविधान का पालन करना तथा इसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 2. राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को मानना और उनका अनुकरण करना। 3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। 4. देश की रक्षा करना। 5. भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। 6. हमारी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर की सुरक्षा करना। 7. राष्ट्रीय पर्यावरण का संरक्षण तथा इसमें सुधार करना। 8. वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा जिज्ञासा की भावना को विकसित करना। 9. सार्वजनिक संपत्ति का बचाव करना। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना। प्रश्न 16। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने वाले 4 मौलिक कर्तव्य बताएं। उत्तर, वे मौलिक कर्तव्य जो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं निम्नलिखित है। 1. संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। 2. देश की रक्षा करना। 3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। 4. उन महान आदर्शों का पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा दी थी। प्रश्न 17। संविधान सभा पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई थी। इसमें 389 सदस्य थे। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो संविधान के दर्शन को समाहित किए हुए था। संविधान सभा ने इन प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को ग्रहण कर लिया। संविधान का निर्माण इसी आधार पर किया गया। श्री BN राव संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे। उन्होंने विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और प्रस्तावित संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसे बाद में प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। भारत जैसे विशाल और अनेकता वाले देश के लिए संविधान तैयार करना आसान काम नहीं था। यहाँ हर भाषा, धर्म, नस्ल एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। संविधान निर्माता इससे पूरी तरह सचेत थे, परंतु यह प्रारूप समिति की वास्तविक प्रतिभा थी कि उन्होंने भारत के लिए केवल 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिनों में संविधान की पूर्ण रचना कर ली। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के प्रारूप को पारित कर दिया तथा 26 नवंबर 1949 को इसे ग्रहण कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष भारत इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां हैं। देश का संविधान एक जीवित तत्व है। भारतीय संविधान में 2022 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त बनाने के लिए 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 342 में संशोधन किया। वर्तमान में संविधान में 443 अनुच्छेद एवं 12 सूचियां हैं। प्रश्न 18। नागरिक और नागरिकता का अर्थ समझाएं। उत्तर, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का सदस्य होता है, सामान्य और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करता है, उस राज्य के प्रति निष्ठावान होता है और उसके शासन में भाग लेता है।
पूरे समाज के लिए किए जाने वाले निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी नागरिकता होती है। नागरिकता को व्यक्ति और राज्य के बीच के कानूनी संबंध के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। बदले में राज्य व्यक्ति को संरक्षण देता है। नागरिक वह व्यक्ति है जो किसी राज्य का सदस्य होता है, उसके प्रति निष्ठावान होता है। नागरिक राजनीतिक अधिकार संपन्न होता है और उस देश के शासन में भागीदारी करता है। अलग अलग देशों में नागरिकता के अलग अलग कानून होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में नागरिकता के संबंध में 2 कानून हैं। पहला कानून भारत के संविधान में वर्णित है और दूसरा 1955 का नागरिकता अधिनियम है। संविधान हमें बताता है कि किसे भारत का नागरिक माना जा सकता है, जबकि दूसरा कानून नागरिकता ग्रहण करने और इसके समाप्त होने के तरीकों से संबंधित है। भारत का संविधान कहता है कि निम्नलिखित व्यक्ति संविधान लागू होने के साथ ही भारत के नागरिक बन गए थे। 1. भारत के क्षेत्र में जन्मा कोई भी व्यक्ति। 2. भारत में निवास कर रहा व्यक्ति या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ था। 3. कोई व्यक्ति जो खुद या जिसके माता पिता भारत में नहीं जन्मे पर वे संविधान लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे थे। इसके अलावा भारत की नागरिकता ग्रहण करने की 5 पद्धतियां हैं। ये इस प्रकार है। 1. जन्म के आधार पर नागरिकता। भारत में जन्मा हर व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा। 2. वंशानुगत आधार पर नागरिकता। किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है, पर यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक है, तो वह वंशानुगत आधार पर भारत का नागरिक है। 3. पंजीकरण द्वारा नागरिकता। व्यक्तियों के कुछ वर्ग जिन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं है, निर्धारित अधिकारियों के समक्ष पंजीकरण करवाकर इसे ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के किसी नागरिक से विवाहित कोई स्त्री अपना पंजीकरण करवाकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकती है। 4. देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। कोई विदेशी व्यक्ति भारत सरकार को देशीयकरण के लिए आवेदन करके भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। देशीयकरण का अर्थ है कुछ शर्तों का पालन करके किसी देश की नागरिकता लेना। 5. क्षेत्र के समावेशन के आधार पर नागरिकता। यदि कोई नया क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता दे देगी। प्रश्न 19. नागरिकता ग्रहण करने की पद्धतियां बताएं। उत्तर. किसी देश के नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। आइए अब हम अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के तरीकों को समझते हैं। 1. विवाह। कोई विदेशी स्त्री भारतीय पुरुष से विवाह करने के बाद भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकती है। जापान में नागरिकता कानून भिन्न है। यदि कोई जापानी स्त्री भारतीय या किसी अन्य राष्ट्रीयता के पुरुष से विवाह करती है, तो वह व्यक्ति जापान की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। 2. सरकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति। यदि किसी विदेशी को किसी सरकारी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह उस देश की नागरिकता भी ग्रहण कर सकता है। 3. अचल संपत्ति की खरीद। कुछ देशों में यदि किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति जैसे घर या जमीन खरीदने की अनुमति है तो वे नागरिकता भी ग्रहण कर सकते हैं। 4. क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा। यदि कोई क्षेत्र किसी अन्य देश का भाग बन जाता है, तो उस क्षेत्र के सभी लोगों को उस देश की नागरिकता मिल जाती है। इस तरह, हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश की शर्तें पूरी करता है, तो नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। प्रश्न 20. बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश का क्या अर्थ है? उत्तर. बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। प्रश्न 21. नागरिकता समाप्त कैसे होती है? उत्तर. जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, उसी प्रकार अपने देश की नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। नागरिकता समाप्त होने के ज्यादातर कारण वही है, जो इसे ग्रहण करने की शर्तें हैं। अब हम उन तरीकों को समझते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। 1. विवाह। यह नागरिकता समाप्त होने के सबसे प्रचलित कारणों में से एक है। यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी से विवाह करती है, तो वह भारतीय नागरिकता छोड़कर अपने पति के देश की नागरिकता ग्रहण कर सकती है। 2. निवास। कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में बस जाने का निर्णय कर सकता है, तो इस कारण से वह अपने देश की नागरिकता छोड़ या समाप्त सकता है। 3. सरकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति।
जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी सरकार की सेवा में पद ग्रहण करता है तो उसकी मूल नागरिकता समाप्त हो सकती है। 4. सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा। रक्षा सेवाएं किसी देश के संवेदनशील अंग होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की रक्षा सेवाओं में पद ग्रहण करता है तो उसकी मूल नागरिकता समाप्त हो सकती है। 5. लंबी अनुपस्थिति। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अनुपस्थिति के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या अलग अलग देशों में अलग अलग है। 6. आपराधिक कार्य। यदि कोई व्यक्ति कोई गंभीर अपराध करता है या देश के साथ गद्दारी करता है या अगर उसने धोखाधड़ी से नागरिकता ग्रहण की है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। 7. देशीयकरण। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता दिए जाने के लिए आवेदन करता है तो इस प्रक्रिया को देशीयकरण कहते हैं। उस व्यक्ति को अपने मूल राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़नी पड़ती है। प्रश्न 22। ऐसे 4 मूल अधिकारों की सूची बनाएं जो मानव अधिकार भी है। उत्तर। ऐसे 4 मूल अधिकारों की सूची जो मानवाधिकार भी है निम्नलिखित है। 1. समानता का अधिकार। 2. स्वतंत्रता का अधिकार। 3. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 4. संस्कृति व शिक्षा संबंधी शिक्षा अधिकार। प्रश्न 23। अच्छे नागरिक के गुण बताएं। उत्तर। अच्छा नागरिक वह है जो 1. अपने मताधिकार का प्रयोग समझबूझकर करता है। 2. ईमानदारी के साथ नियमित रूप से कर चुकाता है तथा शासन की प्रक्रिया में भागीदार होता है। 3. अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है और निष्ठापूर्वक उन्हें निभाता है। 4. उच्च नैतिक चरित्र का व्यक्ति है। 5. अनुशासित है और आत्मनियंत्रण रखना जानता है। 6. अच्छी जानकारी रखता है और शिक्षित है। 7. बुरे कानूनों का शांतिपूर्ण तरीकों से विरोध करता है। 8. देशभक्त है और स्वयं से पहले देश को रखता है। प्रश्न 24। मौलिक अधिकारों का महत्व बताएं। उत्तर। मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के तीसरे भाग में की गई है। कुल मिलाकर मौलिक अधिकार 7 है। इन अधिकारों के बगैर व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है। ये अधिकार लोगों को एक स्वतंत्र और सुखी जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। ये अधिकार एक ओर तो लोगों को नैतिक बल देते हैं और दूसरी ओर ये कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। ये लोगों के बीच शांति और मेल सुनिश्चित करते हैं। ये आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों की अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। मौलिक अधिकार बच्चों, महिलाओं तथा समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के हितों की देखरेख करते हैं। उन अधिकारों से देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने में मदद मिलती है। ये इस देश के अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना को सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार लोगों के बीच समानता और स्वतंत्रता स्थापित करने का रास्ता साफ करते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं हैं। ऐसे में मौलिक अधिकारों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। सरकार या कोई भी अगर इन अधिकारों को छीनता है तो इनकी सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। इसी कारण से इन अधिकारों को न्यायिक क्षेत्र के अधीन कहा जाता है। परंतु मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इनका इस्तेमाल सीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान नागरिकों को हालांकि स्वतंत्रता का अधिकार तो देता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई संवेदनशील सीमांत क्षेत्रों में जा सकता है। मौलिक अधिकारों की इन सीमाओं को हमारे संविधान में साफ तौर पर बताया गया है। यदि हालात मांग करते हैं, तो देश के हित में मौलिक अधिकारों को निलंबित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। पर यदि ये प्रतिबंध सही और न्यायोचित नहीं है, तो इनको सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हमारे जैसे लोकतांत्रिक समाज में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजक स्थिति पैदा कर देंगे। इसी तरह अधिकारों के अभाव में कर्तव्य तानाशाही की ओर ले जा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अधिकार कर्तव्य परायण नागरिक पैदा करते हैं और दूसरी ओर कर्तव्य नागरिकों को अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाने में राज्य की सहायता करते हैं। प्रश्न 25। स्वतंत्रता के अधिकार को समझाएं। उत्तर। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए यह अधिकार बहुत आवश्यक है। इस अधिकार के अंतर्गत जिन 6 मूल स्वतंत्रताओं की गांटी दी गई है, वे निम्न हैं। 1. बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 2. शांतिपूर्ण ढंग से हथियारों के बगैर एकत्र होने का अधिकार। 3. संगठन या संघ बनाने का अधिकार।
4. भारत के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक आने जाने का अधिकार। 5. भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने का अधिकार। 6. कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। लेकिन इन अधिकारों का इस्तेमाल कभी भी निर्बाध रूप से नहीं किया जा सकता है। समाज और देश के व्यापक हित में राज्य इन अधिकारों पर कुछ न्याय संगत प्रतिबंध लगा सकता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। वह किसी स्थान पर एकत्र होकर आम सभा कर सकता है। वह कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने को स्वतंत्र है। परंतु यह सब कुछ बिना किसी संयम के नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आम सभा शांतिपूर्ण और हथियारों के बगैर होनी चाहिए। इसी प्रकार से उत्तेजक भाषणों और गैरकानूनी व्यापार को रोका या इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर हमारे संविधान में कोई अलग से प्रावधान नहीं है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार कुछ व्यक्तिगत स्वाधीनताओं को भी सुनिश्चित करता है। किसी भी नागरिक को न्यायालय में मुकदमा चलाए बगैर न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार एक ही अपराध के लिए किसी के खिलाफ एक बार से अधिक न तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर नहीं छीना जा सकता है। यहाँ हमारे लिए जीने की आज़ादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में अधिक जानना जरूरी है। इसका अर्थ मानवोचित गौरव के साथ जीने का अधिकार, रोजी रोटी कमाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इनके साथ साथ इसका अर्थ निजत्व का अधिकार, स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त निःशुल्क पानी और हवा प्राप्त करने का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार इत्यादि भी है। जीने का अधिकार गैरनागरिकों को भी प्राप्त है। जब तक किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाए, उसको हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध काम करने या सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने अथवा प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों से हिरासत में रखा जाता है, तो वह आगे कोई अपराध या कार्यवाही न कर सके, इसलिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होती। उसको निवारक निरोधक नजरबंदी कहते हैं। प्रश्न 26। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य बताएं। उत्तर। इसके कार्य निम्नलिखित है। 1. पीड़ित पक्ष या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा दी गई याचिका की जांच पड़ताल करना। 2. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप की कार्यवाही में न्यायालय की सहमति से हस्तक्षेप करना। 3. राज्य को सूचित कर जेलों और बंदीगृहों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि वहां रहने लायक परिस्थितियां हैं। 4. मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों तथा संविधान के प्रावधानों की समीक्षा करना और उनके सफल क्रियान्वयन के लिए सुझाव देना। 5. मानव अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगाने वाले कार्यों पर विचार करना और उपयुक्त सुधारात्मक सुझाव देना। उसमें आतंकवादी गतिविधियां भी शामिल है। 6. मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव देना। 7. इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना और इस कार्य की जिम्मेदारी संभालना। 8. समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा जनता को मीडिया, प्रकाशन और अन्य साधनों द्वारा सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रदान करना। 9. इन क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देना। 10. मानव अधिकारों को बढ़ावा देने वाले अन्य कार्य करना। प्रश्न 27. मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है? उत्तर। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। प्रश्न 28। मानवाधिकारों की विशेषताएं बताएं। उत्तर। मानवाधिकार की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। 1. मानव अधिकारों के वर्तमान मानदंडों का प्रारूप विभिन्न सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिज्ञों और राजदूतों द्वारा तैयार किया गया है। इसके कारण सरकार और नौकरशाही के विभिन्न स्तरों पर इन अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी है।
इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों में इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्यों और सरकारों पर दबाव बनाया हुआ है। 2. ये सर्वव्यापक नैतिक अधिकार है। इनका संबंध सभी से है, यह व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त है। 3. ये अधिकार सभी को मूल वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, संपत्ति, जन्म या अन्य परिस्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्राप्त है। 4. ये अधिकार देश की सीमाओं और विचारधाराओं से ऊपर है। इन्हें सोच समझकर सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से तटस्थ बनाया गया है। इन्हें उदारवादी, समाजवादी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी, विकसित और विकासशील तथा किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं कहा जा सकता है। 5. ये अधिकार विस्तृत और व्यापक है। इन अधिकारों में नागरिक और राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। 6. सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं अविभाज्य और एक दूसरे पर निर्भर है। किसी अधिकार को दूसरे से ज्यादा वरीयता नहीं दी जा सकती है। 7. ये अधिकार असीमित नहीं है। युद्ध और संकटकाल के दौरान कुछ अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन पर उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.